नमस्कार। आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो है कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत। कमलेश्वर की यह जो कहानी है दिल्ली में एक मौत, यह कहानी तत्कालीन समाज में संवेदन शून्य जो होते जा रहे हैं लोग, यह कहानी उनको कहीं ना कहीं इंगित करती है। और यह कहानी उन संवेदनाओं को जागृत करने के लिए एक तरह से प्रेरणा का कार्य भी करती हुई महसूस होती है। आज महानगरों में लोग किस तरह से सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने विषय में सोचते हैं। अपनी जिंदगी का एक पल भी हम किसी और के नाम नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि उस मित्र के नाम भी नहीं करना चाहते जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस मनोभाव का जो चित्रण किया गया है इस कहानी में, जिसका शीर्षक है दिल्ली में एक मौत, तो ये कहानी एक तरह से इतनी संवेदनशील कहानी है कि आप जब इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि कमलेश्वर जी ने दिल्ली की जो कहानी यह लिखी है, दिल्ली शहर को इंगित करके जो कहानी लिखी है, आज हर बड़े शहर का यही मनोभाव है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग इसी मनोभावना से पीड़ित हैं। और कहानी जो है दिल्ली में एक मौत, वो एक महानगर की जो व्यस्त जिंदगी है और जिसको हम आत्म केंद्रित जिंदगी कह सकते हैं, उसका बहुत सजीव चित्रण हमको इस कहानी में दिखाई देता है। इस तरह से लोग असंवेदनशील हैं कि किसी की मौत में शामिल भी होना है तो मात्र औपचारिकतावश। किसी के पास भी जो शोक संवेदना प्रकट करने का जो वक्त है वो बिल्कुल नहीं है। और यह जो कहानी है वो एक तरह से शहरी जीवन के अभिशप्त समय को व्यक्त करती हुई कहानी है। तो दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और बच्चों को पढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य है वो एकमात्र यही उद्देश्य है कि वो इस संवेदन शून्य समय में अपनी संवेदना को बचाए रखें, जागृत करते रहें, ताकि वो इस कहानी से अपने भीतर कहीं ना कहीं ये सोचने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, वो पैदा कर सके कि अगर हम इतने संवेदन शून्य होते जाएंगे तो हम एक रोबोट की तरह जिंदगी में होंगे, हम इंसान की तरह समाज में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का आत्म केंद्रित होना उसके समाज के विनाश का एक कारण बन जाता है, वजह बन जाता है। तो जो शोक संवेदना प्रकट करने की जो हमारी पारंपरिक नीति है वो इसलिए है, मात्र औपचारिकतावश हम किसी के प्रति शोक संवेदना नहीं प्रकट करते, हम इस अभिशप्त समय में उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होते हैं और कहीं ना कहीं वो संवेदनशीलता हमारे इंसान होने को जाहिर करता है। जब हम संवेदनशील होना बंद कर देंगे, हम किसी के प्रति संवेदना नहीं रखेंगे, तो हमारे मानव होने पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठ जाएगी। तो कमलेश्वर की जो ये कहानी है दिल्ली में एक मौत, इसका मैं कहानी पाठ अभी कर रही हूँ, आप लोग इसको सुने और समझे कि इस कहानी के माध्यम से कमलेश्वर आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत है, लेखक ने लिखा है कि मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब ना जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोंच रही है। तो यहाँ पर एक माहौल खड़ा किया है लेखक ने और वो ये कह रहे हैं कि उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और मुझे ऐसे मौके पर उनका साथ देना चाहिए जब शव यात्रा का मौका है और ऐसे मौके पर दुश्मन भी साथ देते हैं, तो मुझे उनका साथ देना चाहिए। हालांकि लेखक ने लिखा है कि मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ और सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत जो है वो छूट रही है। आगे लेखक लिखते हैं कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भींगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता
आवाजों से लग रहा है ये जो आवाजें हैं वो कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाजें आ रही हैं। बांसवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पालिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजले पर बांसवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं। जू जू करते भारी टायरों की आवाजें दूर से नजदीक आती हैं और फिर दूर होती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो दिल्ली की वो जारी है। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़े हैं। कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है। लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है। मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए ली जाएगी। मतलब वहां पर वो संस्कार किया जाएगा उनका। और लेखक ने लिखा है कि इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। कुछ लोग टोपियां लगाए हैं, मफलर बांधे हैं, खामोशिया से पीछे आ रहे हैं और उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। लेखक को महसूस होता है कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अखबार एक तरफ रखकर दरवाजा खोलता है। अतुल मवानी सामने खड़ा है और बोलता है, यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है, तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूं और निश्चिंत हो जाता हूं कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसको पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने। उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका तो मतलब है कि वे शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है, तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार मुलाकात भर थी। अगर ये लोग शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। सामने बाजे पर मुझे मिसेज बासवानी दिखाई देती हैं और उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफेदी और होठों पर पिछले शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए वह निकली थी और अपना जूड़ा बांध रही थी। उनका आवाज
वो जो उनकी आवाज़ है वो मुझे सुनाई पड़ती है। डार्लिंग, जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाजा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना? दीवान चंद जी की कल मौत हो गई है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफेदी झलक रही है। वह शेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है। आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो ही जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर किया क्या जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकालकर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा है, और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज सुनाई पड़ती है, मेरे ख्याल से प्रमीला वहां जरूर पहुंचेगी। क्यों डार्लिंग? पहुंचना तो चाहिए। तुम जरा जल्दी तैयार हो जाओ, कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला आऊं, कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूं और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रॉनिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुंचाता, न उनके मन की चीजें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है। सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेड़ी लाकर खड़ी कर ली है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाजें आ रही हैं। 7 नंबर की बस छूट रही है। सुलिया पर लटके ईशा उसमें चले जा रहे हैं और क्यू में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेलगाड़ी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूं? मिसेज वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। आते ही वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वह पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो चुकी है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में। बहुत अच्छा सिला है,
टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूं तुम आओ, कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, फ्लाइंग इंडियन है? इंग्लिश, बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती हैं। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ एक आदमी हैं, एक दो कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही हैं। लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती हैं तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इसके पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे? आप चलिए, मैं आ रहा हूं, मैं कहता हूं, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है उसने मुझसे कहां चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूं कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे चलने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती हैं। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दास्ताने पहने हैं और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से जो हिम्मत टूट रही थी, मन ही मन शव यात्रा की बात में शामिल होने पर मैं भीतर ही भीतर कूच रहा था। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुंचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर ही पंचकुइयां शमशान भूमि है और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची ध्वनियां सुनाई पड़ रही है। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई देता है। सभी के जूड़ों के स्टाइल अलग अलग हैं। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठकर कोहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होंठ और सफेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नजरों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नजर वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेज को आंख के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही हैं। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाजें आ रही हैं।
कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दिए हैं। वे निश्चल खड़े हैं। आवाजों से लग रहा है औरतों के दिल को ज्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज निकालकर बासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। ये जो वर्णन है यहाँ पर, वो आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस तरह से संवेदनाएं बिल्कुल मृत होती जा रही हैं और लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो जो कर रहे हैं वो उनके साथ कभी नहीं होगा। तो ये जो सामाजिक जिम्मेदारी है उससे मुक्त होने की जो भावना लोगों को यहाँ पर लोगों में हम देख रहे हैं, उसी को लेखक ने यहाँ पर दर्शाना चाहा है कि जब लोग शव यात्रा में शामिल हुए हैं और उन्हें लेकर शमशान भूमि में जा रहे हैं शव को, तब वहां जाकर भी अपनी दुनियादारी से, दुनिया की तमाम मुश्किलों से वो मुक्त नहीं हो पा रहे। वहां पर भी सज धज कर जा रहे हैं, पूरी तैयारी से जा रहे हैं, पोर्टफोलियो लेकर जा रहे हैं। और लेखक ने यहाँ जो वर्णन किया है कि पासपोर्ट का फॉर्म निकाल करके वहां पर दिखाया जा रहा है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। शोफरों ने सिगरेटें या तो पी ली हैं या बुझा दी हैं और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। यहाँ जो लेखक वर्णन कर रहे हैं कि जो शोफरों के बारे में जो अंत में लेखक ने लिखा है कि वो सभी अपने चले जा चुके हैं, फूल उनका देना काम था और फूल देने के बाद उनका काम खत्म हो चुका है और वो अपना जब काम खत्म हो चुका है तो सारे लोग जब नाटक में लग गए हैं, शव यात्रा में शामिल सारे लोग अपने अपने हिसाब से नाटक कर रहे हैं, तब उन्होंने भी अपने आप को किनारा कर लिया है। और चूंकि उनका तो कोई उनसे लेना देना था नहीं मृतक से, तो वो अपनी सिगरेटें पी रहे हैं और पीने खत्म होने के बाद उसको बुझा करके वो किनारे खड़े हैं, अपने कारों के पास तैनात है कि जब दोबारा मालिकों का इशारा होगा वो वापस लेकर जाएंगे उन्हें। शव को भीतर पहुंचाया जा चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की ओर लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है, सड़क से बसें गुजर रही हैं और मिसेज वासवानी कह रही हैं, प्रमीला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहे हैं। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही हैं और बाय बाय की कुछ एक आवाजें आ रही हैं। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूं कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता। लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरफ वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने जरूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूं, इसलिए छुट्टी तो बनती है। तो ये जो कहानी है दिल्ली में एक मौत, इसमें कमलेश्वर ने जो वर्णन किया है वो वर्णन है किस तरह से मानवीय संवेदना से रहित होते लोग हमारे आसपास एक भीड़ की तरह हैं। महानगरों में लोग किस तरह से अपने बारे में, निजी स्वार्थों के बारे में सोचते सोचते कितने आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, वह इस कहानी का मूल विषय है। और उद्देश्य बस यही है कि शहरी जीवन का जो अभिशप्त समय है वह किस तरह से मानवीय संवेदनाओं को नष्ट करता जा रहा है। धन्यवाद।